मुर्दैया आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार अकाल खत्म होने के बाद सामान्य जीवन जो है वो दोबारा अपने सामान्य गतिविधियों की तरफ मुड़ता है। और साथ ही हमने जाना किस तरह के लोक नृत्य हुआ करते थे, कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता था और कलाकृतियों के बारे में अद्भुत जानकारियां हमें मिली, जिसके चलते यदि मुर्दैया को अपने आप में एक छोटा मोटा इंसाइक्लोपीडिया कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और साथ ही हमने ये जाना कि किस प्रकार एक संपूर्ण विभाजन रेखा इसमें दिखाई देती है दलित जीवन में और सवर्ण जीवन के बीच में। जो कलाकृतियां, जो वाद्य यंत्र, जो लोक नृत्य या जो भी लोक जीवन दलितों का होता था वह सवर्णों में नदारद था। तो अब यहां से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। इस तरह उस अकाल का दुर्दिनिया असर समाप्त होते ही दलित बस्तियां तरह तरह की लोक कलाओं से गुलजार हो गई थीं। इस बीच अंग्रेजी के चलते मेरी पढ़ाई और भी रोचक होने लगी थी। छठी कक्षा में कोई विशेष समस्या नहीं हुई और मैं सन 1960 की जुलाई में 7वीं में चला गया। 3 महीने बाद तिमाही इम्तिहान होने वाला था। उस समय तिमाही, छमाही, सालाना आदि परीक्षाओं का प्रचलन था। स्कूल मास्टर ने कहा कि 4 आने इम्तिहान की फीस लाना है। मैंने अपने घर के मालिक मुन्नर चाचा से फीस की मांग कर दी। इस पर उन्होंने खींच कर वह बोल दिया, ई ससुरा सब इम्तिहाने के बदले पैसा ले जाई के नुनियनिया की पकौड़ी खा लाए। उस समय स्कूल के सामने शेरपुर गांव की एक नुनिया गांव की महिला ने पकौड़ी की दुकान खोली थी, जिसकी शोहरत दूर दूर के गांव में हो गई थी। मुन्नर चाचा की यह बात मुझे बड़ी गहराई से छू ली, क्योंकि मैंने कभी उस पकौड़ी वाली की दुकान के आस पास तक जाने की हिम्मत नहीं की थी या खरीद के खाना तो दूर रहा। तो इस तरीके से अशिक्षा का इतना प्रचार था कि वे ये भी समझने में असमर्थ थे कि पढ़ाने के लिए अध्यापक को सैलरी देनी होती है और वो सैलरी का काफी हिस्सा जो है, जो छात्र फीस सबमिट करते हैं उसमें से निकलता है। साथ में बहुत सारा पेपर वर्क होता है जिसके ऊपर परीक्षा लिखित रूप में हमें देनी होती है सभी छात्रों को। तो अशिक्षा की वजह से वो शायद ये बातें समझ नहीं पाते होंगे। अतः मैंने इस झूठे आरोप से इतना आहत हुआ कि मैं घर से भागने की ठान ली। दूसरे दिन मैं घर से स्कूल के लिए चला। गांव के कुछ लड़के मुर्दैया पर गाय भैंस चरा रहे थे। मैंने अपना बस्ता एक लड़के को देकर कहा कि इसे मेरे घर देकर कह देना कि मैं किताब खरीदने बरहलगंज बाजार जा रहा हूं, अतः शाम तक घर आ पाऊंगा। ये कहकर मैं गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर दुल्लभपुर नामक छोटी लाइन के रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा। मेरे गांव का एक कोयला मजदूर आसनसोल में काम करता था। उसका नाम था टेनी काका। वे कहा करते थे कि रेलिया के पटरिया के निजवा सोई के बिना टिकटवे के आसनसुर चहुले जाई हैं। उस समय तक मैंने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, इसलिए उनसे प्रायः पूछता कि रेलिया के पटरी कहां ले। वे बताते थे कि बैठने या सोने के लिए बिरेंच जैसन अर्थात बेंच जैसा फट्टा होता है जिसके नीचे वे छिपकर सो जाते थे। उनकी बताई गई ये विधि मुझे हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करती रही। यही सोचकर दुल्लापुर की ओर चला कि रेलिया के पटरिया के निचवा छिपी के कलकत्ता हमहू चहुपी जइबे। किंतु आधी दूरी तय करने के बाद चिरैया कोट थाना तक पहुंचते ही मेरे पांव थरथराने लगे। कारण यह था कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। सोचने लगा कि खाऊंगा क्या। साथ ही यदि दुल्लूपुर पहुंच भी गया तो कलकत्ता का सफर कैसा होगा। तरह तरह के दृश्य मेरे सामने से गुजरने लगे। कभी सोचता कि यदि कलकत्ता पहुंच गया तो शाम बाजार वाले टाना रिक्शा खींचने वाले विसराम को ढूंढूंगा। तो कभी बेलिया घट्टा के मुरबीदास की याद आती थी। मुरबीदास का इंसिडेंस हम पिछले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार अपभ्रंश तौर पे जो बंगाली दलित महिला होती हैं वो अपभ्रंश करके नाम भेज देती हैं और उसकी गुत्थी वो किस तरह तुलसी राम जी सुलझाते हैं, जिससे उन्हें फेरू काका से बहुत शाबाशी मिलती है और डाकिया भी उन्हें बहुत शाबाशी देता है। हमारे गांव की औरतें अक्सर कहा करती कि कलकत्ता में बंगाली औरतें बाहरी लोगों को जादू द्वारा वश में करके भेड़ बकरा बनाकर रख लेती हैं
अतः इससे भी आतंकित हो गया था कि यदि भेड़ बकरा बन गया तो क्या होगा। इसके अलावा ना जाने कितनी कल्पनाएं मेरे दिमाग से ओझल होती रहीं। और यहीं पर कलकत्ता के विषय में जूठन में भी हमने जिक्र में पढ़ा है कि जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के दूसरे नंबर के भाई कलकत्ता चले जाते हैं शादी के बाद, तो उनकी मां ने रो राहट मचा ली, यही शब्द लिखे हुए थे। उनके लिए जो था कलकत्ता, वो टोने टोटकों का कलकत्ता था, गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर या किसी वैचारिक पृष्ठभूमि वाला कलकत्ता नहीं था। तो कलकत्ता को लेकर या बंगाल को लेकर इस तरह की मानसिकता कब और क्यों विकसित हुई, इस बारे में एक शोध का विषय तो बनता ही है। क्योंकि हर दलित आत्मकथा में यदि कहीं भी बंगाल का जिक्र आता है तो जिक्र सेम होता है कि टोने टोटकों से भरा हुआ। यहां तक कि मैंने अपनी मंझली बुआ जी से भी यही बातें सुन रखी हैं बचपन में कि बंगाल में टोना टोटका बहुत चलता है। तो इसलिए इस बाबत शोध का विषय तो अपने आप में बनता है। अतः इससे भी आतंकित हो गया कि यदि भेड़ बकरा बन गया तो क्या होगा। इसके अलावा ना जाने कितनी कल्पनाएं मेरे दिमाग से ओझल होती रहीं। अंतोतगत्वा कलकत्ता की राह में संभावित खतरों से मैं डर गया तथा कुछ वर्षों के लिए घर के सामने की आकांक्षा उसी चिरैया कोट के थाने की इमारत से टकराकर चकनाचूर हो गई और मैं उल्टे पांव आजमगढ़ की ओर जाने वाली सड़क पर निरुद्देश्य चल पड़ा। संध्या होने वाली थी और मेरी भूख चरम सीमा पर थी। जी चाहता था कि कुछ खाने को मिल जावे तो कुछ बात बने। उस समय मैं सड़क के पास अलदेमऊ सरौना नामक गांव से गुजर रहा था। मेरे सामने गन्ने की खड़ी फसल दिखाई दी। चुपके से मैं गन्ने के अंदर घुस गया। बहुत धीरे से एक गन्ना तोड़ा, जिससे पत्तों को छुड़ाकर उसके ऊपरी हरे हिस्से जैसा गैणा कहते थे को धीरे से चटकाया। गन्ने के झुरमुट से बाहर निकलते हुए इधर उधर दूर तक देखा कि कोई मुझे चोरी करते देखा तो नहीं। आश्वस्त होने पर गन्ना चूसते हुए आगे निकल पड़ा। किसी तरह उसी सड़क पर स्थित बबुरा धनहुआ के उस स्कूल पर पहुंचा जहां 5वीं कक्षा का इम्तिहान दिया था। वहां पहुंचते ही मेरी कल्पना में एक बार फिर रामचरण भैया मेरे सामने खड़े हो गए। मैं किन कर्तव्य विमूढ़ होकर सोचने लगा कि इसके आगे कहां जाऊं। अब बिल्कुल अंधेरी रात हो चली थी। बीच बीच में अचानक किसी एक्का के अधे घोड़े की टाप सड़क पर बजती सुनाई देने लगी। मुझे याद आया कि मेरे चाचा भाई वही पहलवानी सीखने वाले गोकुल भैया की ससुराल बबुरा के करीब 1.5 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में स्थित दलित बस्ती में ही है। पता के नाम पर इसका पता सिर्फ यह था कि बबुरी के पास वाली चमरौटी। मैंने इस चमरौटी को इधर उधर पूछते हुए ढूंढ निकाला, क्योंकि इससे पहले वहां कभी गया नहीं था। गोकुल भैया के ससुराल वाले खाना खाकर सो गए थे। वे लोग मुझे देखते ही अचंभित हो गए और समझ गए कि मेरा इस तरह आना कुछ गड़बड़ सा लगता है। वे लोग बेहद गरीब थे, इसलिए तत्काल कुछ खाने का इंतजाम करना उनके लिए एक समस्या थी। घर के अंदर चल रही कानाफूसी से इसका आभास मुझे हो गया था। पहले ही बता चुके हैं, और अमूमन हर दलित आत्मकथा में या दलित कहानियों में हम इसका जिक्र पढ़ते हैं कि इतनी दरिद्रता थी कि भरपेट खाने के लिए भी नहीं होता था। और ऐसे में यदि कोई मेहमान या परिचित आ जाए तो लाजमी था कि सोचना पड़े कि आखिर अब इन्हें खिलाएं क्या। वे लोग एक मोटी रोटी और कुछ कर्मी का साग सुबह बच्चों के रख मिटवा यानी नाश्ते के लिए बचाकर रखे थे। खरमेटाव यानी नाश्ते के लिए बचाकर रखे थे। अतः उनका खरमेटाव मेरे डिनर के हिस्से में काम आया। उनकी झोपड़ी के सामने एक ही जड़ से निकला जुड़वा ताड़ के 2 लंबे पेड़ थे। वहीं एक झिलंगा डालकर मुझे सुलाया गया। झिलंगा शायद जैसे गांव की फिल्मों में अक्सर हमने देखा है, बच्चों को पालने की तरह एक कपड़े में या गमछे में बच्चे को डाल दिया जाता है, और शायद उसी को झिलंगा यहां बोला गया है। कलकत्ता की असफल यात्रा तथा घर वापसी से उत्पन्न संभावित कलह की पीड़ा से आक्रांत मुझे नींद नहीं आई। मैं ताड़ के इन जुड़वा भाइयों को रात भर निहारता रहा। अक्सर भावनात्मक भाव से जूझते हुए सोचने लगता कि इन्हें पकड़कर रोने लगूं। इसी उहापोह के भीतर रात के तीसरे पहर के सन्नाटे को भंग करते हुए मेरे पैरों के पास जमीन पर किसी बड़ी सी वस्तु के धम्म से गिरने की आवाज सुनकर मैं उठ बैठा। एक बार तो मुझे लगा कि इन ताड़ के पेड़ों का भूत है, इसीलिए लाख चाहने पर भी मैंने तो ना तो वस्तु की तरफ देखा और ना ताड़ के ऊपरी झुरमुट को। भूतहे माहौल से बहुत डर गया था।
अब कहाँ जाऊं, इसका विकल्प कुछ भी नहीं था। झिझक के कारण झोंपड़ी के अंदर सोए रिश्तेदारों को बुला भी नहीं सकता था। लगभग कंपन की मुद्रा में मैं बैठा रहा, जैसे तैसे मनी मन हनुमान चालीसा रटते हुए उस गिरी वस्तु की तरफ देखा। इसका वही प्रसिद्ध लाइनें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये तो हम में से सभी ने सुना होगा। उस रात मेरे काम आई और वह वस्तु भूत नहीं बल्कि ताड़ के पके हुए फल के रूप में नजर आई, जिसे हमारे गांव में तरकुल या कुज्जा कहा करते हैं। मैंने उसे उठाकर रख लिया। नींद से वंचित सवेरा होते ही मैं तरकुल के उस कुज्जे को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। तमाम आशंकाओं से बोझिल दिमाग को ढोते हुए भरी दोपहरी में मैं अपनी उसी पुरानी मुर्दैया पर एक बार फिर आ पहुंचा। वहां कोई नहीं था। वहां से कुछ ही दूर स्थित अपनी दलित बस्ती की तरफ 10-20 कदम बढ़ाता, फिर डर के मारे मुर्दैया की तरफ वापस आ जाता। सबसे बड़ा डर इस बात का था कि पिटाई तो जो होनी है वह होगी, मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छुड़ा दी जाएगी। तुलसी राम जी पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि घर में पारिवारिक स्तर पर किस तरह का भेदभाव उनके साथ होता था और उनकी पढ़ाई लिखाई के खिलाफ सभी लोग थे और गाहे बेगाहे उन्हें ताना मारा करते थे कि काम ना करना पड़े, इस बहाने से पढ़ाई को जारी रखा है इन्होंने। उस समय में तुलसीदास के शब्द में तरु पल्लव मह रहो छिपाई, करें विचार कराओ का भाई वाली स्थिति में आ गया था। मैं घबरा कर मुर्दैया के उस हिस्से में एक सिंघोरे के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां मरे पशुओं के चमड़े छुड़ाए जाते थे। कल्पना के तौर पर अचानक मेरे सामने डांगर के मांस पिंड पर झपटते गिद्ध तथा झौकाते हुए कुत्तों की होड़ नजर आने लगी। तभी हमारे गांव के एकमात्र नट परिवार की मुखिया सोफी कंधे पर ढोल टांगे किसी अन्य गांव से आला गायकी के बाद अपनी झोंपड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। मुझे देखते ही वे कहने लगे, तू कहां चला गवा था बाबू, तुमरे घरे रोवन पड़ा लगा, लोगन एहर ओहर खोजन निकला है, चल घर चल। घर चल सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। सोफी मुझे पकड़कर घसीटते हुए घर की तरफ चल पड़े। घसीटते हुए शायद इसलिए कि तुलसी राम जी आशंकित थे कि घर जाकर मार पड़ेगी, पढ़ाई ना छुड़ा दी जाए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि घर जाना भी चाहिए या नहीं। वे जोर जोर से मेरे पिताजी का नाम पुकारने लगे, साथ ही बीच बीच में अपनी ढोल पर एक जोर का तमाचा भी जड़ देते थे। उनका ये विचित्र ढोलकची शोर मेरी बस्ती में आसानी से जा पड़ा। दर्जनों लोग मेरी तरफ चल पड़े, जिसमें मेरे गुस्सैल नग्गर चाचा भी शामिल थे। मेरे पास पहुंचते ही नग्गर चाचा सबको कहने लगे कि कोई इसे कुछ ना कहे, वरना यह फिर भाग जाएगा। उनकी इस वाणी ने मुझे बड़ी राहत दी। मैं घर पहुंचकर जोर जोर से फिर से रोने लगा। इस बार मेरी इस रुलाई में मेरी मां शामिल हो गई। गांव की अनेक औरतें भी अपनी आंखें पोंछने लगी। कोई लरी के पत्ते पर चिट्ठी लिखवाने वाली किसुनी भौजी मेरे सर पर हाथ रखकर बोली, देसबा तू छोड़ी देबा बाबू, तो हमारे चिट्ठिया के लिखी। ऐसे ही दिल को छू जाने वाले अनेक जुमले मुझे उस दिन सुनाई पड़े। गांव के फेरू काका गुस्से में घर पर आकर बोले कि इसकी पढ़ाई नहीं छुड़ाई जाएगी। ये वही फेरू काका थे जो ये बोलते थे कि तुलसी के आगे सब बामन भी हार गए। इस दौरान मेरे पिताजी घर पर नहीं थे। वे मेरे ननिहाल तरमा मुझे ढूंढने चले गए थे। वे उस शाम को घर वापस आने पर मुझे देखकर स्वयं जोर जोर से रो पड़े और कहने लगे, अब हम कही हो हरहाही करे के ना कहब, तू जितना पढ़ल चाहत हवा ओतन पड़ा, अब केहू ना बोली। पिताजी ने यह भी बताया कि शेरपुर कुटी पर बाबा हरिदास ने उन्हें रामायण से सगुन निकालकर बताया था कि लड़का घर वापस जरूर आएगा। इस सगुन के बारे में उन्होंने कहा था कि बाबा हरिहर दास ने दूब के एक डंठल को तोड़कर बंद रामायण के अंदर एक जगह घुसेड़ दिया था और जब उस पन्ने को खोलकर देखा तो उस पर राम के लंका से अयोध्या लौटने की बात लिखी थी। बाबा ने इसका मतलब शुभ समाचार के रूप में निकाला। मतलब जिस प्रकार वनवास से राम लौट आते हैं अयोध्या, उसी प्रकार तुलसी राम भी लौट आएंगे अपनी मुर्दैया। मेरे धर्मांध पिता मेरे घर पहुंचने से पहले ही पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो चुके थे कि बाबा हरिहर दास का सगुन कभी झूठा साबित नहीं होगा। मेरी पढ़ाई तो फिर चालू हो गई, किंतु इससे जुड़ी सारी समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी रहीं।
स्कूल में मेरे सारे अध्यापक घर से भागने की खबर से काफी स्तब्ध रह गए थे। मेरे संस्कृत के अध्यापक जगदीश पांडे ने मेरे घर से भागने से लेकर वापस आने तक का वृत्तांत को सुनकर स्वयं दूसरे लोगों को सुनाने लगे थे। वे तरुकुल के कुज्जे वाली भुतही घटना का खूब मजा ले लेकर औरों से गुणगान करते थे। वास्तव में मैं इस पंडित जी का सबसे बड़ा चहेता बन गया था। इस बीच बाबा हरिहर दास ने मुझे आश्वस्त किया कि मेरी पढ़ाई नहीं बंद होने देंगे। इस बार मात्र 2 दिन के अंतराल के बाद 7वीं कक्षा में मेरी पुनर्वापसी एक युगांतकारी घटना साबित हुई। स्कूल की पढ़ाई तो सामान्य हो गई, किंतु घर पर जब पढ़ने बैठता तो सभी लोग ताने मारते कि काम के डर से पढ़ने का बहाना बनाकर बैठ गया। ऐसी बातें मुझे बहुत खलती थीं। यहीं पर यदि तुलसी राम जी का ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से मैं तुलना करूं तो जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हर जगह इस बात को कोट करते हैं, मेंशन करते हैं कि घर से उन्हें पढ़ाई लिखाई का एक कंड्यूसिव माहौल मिला। हमेशा अनुकूल परिस्थितियां रही उनके लिए। स्कूल में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको छोड़ दीजिए, लेकिन घर में सभी ये चाहते थे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पढ़ाई लिखाई जारी रखें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वे पढ़ें। और उसके लिए सिर्फ परिवार में माता पिता का ही सहयोग नहीं था, भाइयों का, भौजियों का, सभी का सहयोग उन्हें भरपूर मिला। वहीं पर तुलसी राम जी को पारिवारिक स्तर पर ही बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। हर स्तर पर उनकी जो शारीरिक संरचना थी, जिसमें एक आंख कानी हो गई थी, उस कानेपन के चलते अपशकुन भी माना गया। यदि यही परिस्थितियां प्रतिकूल होती तब बात कुछ और होती। अनुकूल होती तो इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे लगातार अपनी पढ़ाई जारी रख पाए, यही बहुत जीवट का काम है। तो यहां पर आज हम एपिसोड को विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ना ही अंबेडकर नामा को ज्वाइन करना भूलें। धन्यवाद।